आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। ये सभी प्रश्न CGPSC और CG व्यापम की परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप CGPSC की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, सुमेलित करने को बोल रहा है, कौन एक सुमेलित नहीं है। मतलब यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 जोड़ियां दी हुई है, कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो आप लोग जो है अपना आंसर देने की कोशिश करिएगा। आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे सकते हैं या फिर आप अपने किसी भी पेपर में आंसर लिख सकते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे यहाँ पर। तो देखते हैं ये जो है ना विश्वविद्यालय और ये उनकी स्थिति किस जिले में किस शहर में है वो दिया हुआ है। तो संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय ये अंबिकापुर जिले में है, मतलब अंबिकापुर में है, जो कि सरगुजा जिले का जिला मुख्यालय है। जो सरगुजा विश्वविद्यालय है ना, जिसकी स्थापना वर्ष 2008 में हुई, उसका नाम रख दिया गया है संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय। ध्यान रखेंगे, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा विश्वविद्यालय का नया नाम। तो ये 2008 में स्थापित हुआ था, पहले इसको सरगुजा विश्वविद्यालय कहा जाता था। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा दिया है अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, ये बिलासपुर विश्वविद्यालय का नाम है, तो ये भी सही है। तीसरा मतलब प्रवीर चंद्र भंजदेव विश्वविद्यालय जगदलपुर, ये गलत है। जगदलपुर में जो विश्वविद्यालय है ना, जिसको बस्तर विश्वविद्यालय कहा जाता था, जो कि वर्ष 2008 में स्थापित हुआ, अब ये जो बस्तर विश्वविद्यालय है जो जगदलपुर में है, ये हो गया है शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय। ध्यान रखेंगे, शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय है। बाकी जो प्रवीर चंद्र भंजदेव, जो कि बस्तर के काकतीय वंश के अंतिम शासक थे, उनके नाम पर जगदलपुर में जो पीजी कॉलेज है वो है, मतलब कि प्रवीर चंद्र भंजदेव पीजी कॉलेज, ये वहां है जगदलपुर में। बाकी जो बस्तर विश्वविद्यालय है वो हो गया है महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय। तो ये आपका गलत है, सुमेलित नहीं है, यही आपका आंसर होगा। अगला देख लेते हैं इंदिरा कला विश्वविद्यालय। जो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय है वो खैरागढ़ में है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा आपका स। जितने भी विश्वविद्यालय बड़े बड़े कॉलेजेस हैं उनके नाम किस महापुरुष के नाम पर है, उसकी स्थिति कहाँ पर है, स्थापना कब हुई, ये सब अक्सर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पैरी नदी का उद्गम स्थल है, पैरी नदी, ये जो है ना पैरी नदी, जो कि गरियाबंद जिले में प्रवाहित होती है। कहां पर? गरियाबंद में। और ये महानदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? महानदी की। काफी बार पूछा भी गया है कि पैरी किसकी सहायक नदी है? महानदी की। पैरी और महानदी का संगम होता है राजिम में। राजिम में ही महानदी पैरी के अलावा सोंढूर नदी भी महानदी में मिलती है। तो उद्गम स्थल कहां पर है भाई? महानदी का पैरी का। तो पैरी नदी का उद्गम हुआ है भाद्रगढ़ की पहाड़ियों से, भाद्रगढ़ की पहाड़ी से इसका उद्गम हुआ है। बाकी जो भी मैं जानकारी देता हूं वो भी इंपॉर्टेंट है। पैरी नदी गरियाबंद में बहती है, महानदी की सहायक नदी है, राजिम में महानदी से मिलती है, तो सब इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक सुमेलित है? पहला क्वेश्चन था कौन सुमेलित नहीं है, यहां पर कौन एक सुमेलित है ये आपको बताना है। तो देख लेते हैं भाई। तो स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव परियोजना, ये ईब नदी में नहीं है, ये केलो नदी में है, ये गलत है। ये किस नदी पर है? केलो नदी पर है। उसके बाद है अगला रविशंकर जलाशय, ये शिवनाथ दिया हुआ है, ये भी गलत है। ये महानदी पर है, जो रविशंकर जलाशय है महानदी पर बना हुआ है। राजीव गांधी परियोजना, राजीव गांधी परियोजना ये कहां पर है भाई? तो ये है आपका राजीव गांधी परियोजना मनियारी नदी पर है, ये बिल्कुल सही है, ये सही है, ये मतलब सुमेलित है। बाकी जो संजय गांधी परियोजना अरपा दिया हुआ है ये गलत है, ये खारंग नदी में है, ये खारंग नदी में है संजय गांधी परियोजना। जो राजीव गांधी परियोजना है वो मनियारी नदी में है, मनियारी नदी जो कि मुंगेली में प्रवाहित होती है, शिवनाथ की सहायक नदी है। तो यहां पर जो स है ये सुमेलित है, बाकी सब गलत है, ध्यान रखना। स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव परियोजना केलो नदी में है, रविशंकर जलाशय महानदी में है, संजय गांधी परियोजना ये खारंग नदी में है, बाकी राजीव गांधी परियोजना ये तो मनियारी नदी में है ही, तो ये सही है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कंडेल नहर सत्याग्रह के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो देख लेते हैं, गांधी जी का छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था। जी हाँ भाई, कंडेल नहर सत्याग्रह के समय गांधी जी का छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ था। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव प्रथम टोली के नेता थे। तो देखो, जो कंडेल नहर सत्याग्रह है, जो कंडेल गांव के जो लोग हैं उनको सत्याग्रह के लिए सबसे पहले प्रेरित करने का कार्य किया था बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जी ने। इसी कारण इनको जो है कंडेल नहर सत्याग्रह में प्रथम टोली का नेता कहा जाता है। तो सही है दूसरा कथन भी, मतलब ब। अगला है, किसानों पर पानी चोरी का आरोप लगाया गया था। यह भी सही है भाई। तो अपना जो आंसर है ये द होना चाहिए, यही सही नहीं होना चाहिए। गांधी जी के आगमन के बाद आरोप वापस लिया गया, ये गलत है। देखो क्या हुआ था, गांधी जी के आगमन, यहां बोल रहा है गांधी जी के आगमन के बाद, नहीं, गांधी जी के आगमन के पहले ही आरोप वापस ले लिया गया। जब अंग्रेजों को यह सूचना मिली कि खुद महात्मा गांधी जी कंडेल नहर सत्याग्रह का नेतृत्व करने के लिए आ रहे हैं, तो अंग्रेजों ने सारे आरोप वापस ले लिए। जब गांधी जी रायपुर पहुंचे तब उनको सूचना मिली कि जो सत्याग्रह है वह सफल हो चुका है। तो यहां बाद बोल रहा है, अगर पूर्व होता ना, गांधी जी के आगमन के पहले आरोप वापस लिया गया, तब यह कथन सही होता। तो यहां यह कथन जो है गलत है, गांधी जी के आगमन के बाद आरोप वापस लिया गया, ये कथन गलत है, पहले ही आरोप वापस लिया गया था। तो आपका उत्तर हो जाएगा द। कौन सा सही नहीं है वो बताना था ना, तो द आपका उत्तर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, खैरागढ़ में निम्न नदियों का संगम होता है। तो ये जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार सीजी व्यापम ने इसको पूछा था, मुझे ध्यान आ रहा है, और वो वाला पेपर मैंने दिया था और मैंने इसको गलत किया था। तो देखिएगा, मुस्का, पिपरिया, आभनेर, ये तीनों नदियों का संगम जो है कहाँ होता है, खैरागढ़ में। खैरागढ़, यहाँ त्रिवेणी संगम बनता है, हाफ ये नहीं होगा। तो मुस्का, पिपरिया, आभनेर, इन तीनों नदियों का संगम होता है खैरागढ़ में, जहां पर इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय है। तो यहां आपका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित नहीं है, कौन एक सुमेलित नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन ही मैंने बहुत सारे उठाए हैं। तो देखते हैं, तो एक तरफ नदी दिया हुआ है, दूसरी तरफ उद्गम स्थल। तो नारंगी नदी माकड़ी तहसील बिल्कुल सही है। माकड़ी तहसील जो कोंडागांव जिले का एक तहसील है माकड़ी, तो वहां से नारंगी नदी निकलती है। महानदी सिहावा पर्वत, ठीक है, सिहावा पहाड़ी, श्रृंगी ऋषि, जो श्रृंगी ऋषि का आश्रम था वहां से इसका उद्गम हुआ है। कन्हार, कन्हार नदी निकलती है बखौना चोटी से, बगीचा, बखौना चोटी बगीचा, ये भी बिल्कुल सही है। इंद्रावती बैलाडीला की पहाड़ी, ये गलत है भाई। इंद्रावती जो है कहां से निकलती है, ये उड़ीसा कालाहांडी से निकलती है, मुंगेर पर्वत से। तो मतलब ये जो है छत्तीसगढ़ के बाहर से निकलती है, और बैलाडीला तो छत्तीसगढ़ के अंदर है। तो आपका आंसर हो जाएगा ड। तो ऐसे क्वेश्चन काफी पूछे जा रहे हैं अब, मतलब ऐसे जोड़ी मिलाओ, सुमेलित नहीं है, सुमेलित है, इस तरह के क्वेश्चन काफी पूछे जा रहे हैं। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, मतलब थोड़ा डिटेल में पढ़िएगा। अगला दिया हुआ है, महाकौशल साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन थे। महाकौशल साप्ताहिक, तो साप्ताहिक की बात हो रही है। महाकौशल हमारे छत्तीसगढ़ का पहला दैनिक समाचार पत्र था, लेकिन वह पहले साप्ताहिक प्रकाशित होता था। उसके संपादक थे अंबिका चरण शुक्ल, अंबिका चरण शुक्ल साप्ताहिक के। और जब दैनिक प्रकाशन आरंभ हुआ तब उसके संपादक हुए पंडित रविशंकर शुक्ल। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में गांधी जी की हरिजन यात्रा कब हुई। गांधी जी की हरिजन यात्रा, देखो गांधी जी ने अपनी हरिजन यात्रा आरंभ की वर्ष 1933 में, और गांधी जी जो हैं नवंबर 1933 में छत्तीसगढ़ की यात्रा पर आए थे, और यही जो है गांधी जी की हरिजन यात्रा थी। तो यहां आपका आंसर हो जाएगा वर्ष 1933। और 1920 में वो असहयोग आंदोलन के समय आए थे कंडेल नहर सत्याग्रह के लिए। तो गांधी जी 1933 में हरिजन यात्रा के सिलसिले में छत्तीसगढ़ आए थे। अगला क्वेश्चन है, किस जिले में कोई भी अभ्यारण्य नहीं है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि किस जिले में कोई भी अभ्यारण्य नहीं है। मुंगेली जिले में अचानकमार अभ्यारण्य है, धमतरी जिले में सीता नदी अभ्यारण्य है, बीजापुर में 2 अभ्यारण्य है, एक तो पामेड़ अभ्यारण्य, दूसरा भैरमगढ़ अभ्यारण्य। बात करें बस्तर की, तो यहां पर एक भी अभ्यारण्य नहीं है। यहां पर एक राष्ट्रीय उद्यान है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान,
ध्यान रखेंगे। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये जो है अपने बस्तर में है, लेकिन बस्तर में एक भी अभ्यारण्य नहीं है, तो आंसर हो जाएगा आपका बस्तर। अगला क्वेश्चन है, बस्तर जिले में कौन सा महाविद्यालय स्थित नहीं है? तो देखो, बस्तर जिले का नाम आते ही एक बिल्कुल मतलब आदिवासी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है ऐसा ध्यान में आता है। तो वहां पर अगर महाविद्यालयों की बात करें, शिक्षा की बात करें, तो थोड़ा सा जो स्तर है थोड़ा नीचे है, लेकिन वहां पर काफी सारे कॉलेजेस खुले हुए हैं। तो बस्तर जिले में कौन सा महाविद्यालय स्थित नहीं है ये बताना है। तकनीकी महाविद्यालय है, इंजीनियरिंग कॉलेज वहां है, कृषि महाविद्यालय भी है, मतलब एग्रीकल्चर कॉलेज है वहां पर बस्तर जिले में। उसके बाद जनजातीय महाविद्यालय ये नहीं है, तो यही आपका आंसर होगा। चिकित्सा महाविद्यालय भी है, तो ध्यान रखना। अच्छा, ये जो चिकित्सा महाविद्यालय है इसका नाम याद रखेंगे, स्वर्गीय बलिराम कश्यप स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय डिमरापाल जगदलपुर, ये बस्तर जिले के चिकित्सा महाविद्यालय का नाम। कृषि महाविद्यालय का नाम है शहीद गुंडाधुर कृषि महाविद्यालय। और ये जो तकनीकी महाविद्यालय है इसका जो है अभी नया नाम रखा गया है, जो भूपेश बघेल जी जब वहाँ गए थे तब शायद दशहरा के टाइम पर है घोषणा की थी कि जो जगदलपुर का जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसका नाम झाड़ा सिराहा, जो 1878 में जो मुरिया विद्रोह हुआ था, 1876 में हुआ था ना ये, हाँ 1876 है जहाँ तक, तो उसमें जो मुरिया विद्रोह हुआ था उसमें जो नेतृत्व करता थे झाड़ा सिराहा, तो उसके नाम पर शायद इस विश्वविद्यालय का नाम रखा जा रहा है। तो थोड़ा आप इस चीज को भी देखिएगा। तो जनजातीय महाविद्यालय बस्तर जिले में नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जांजगीर चांपा में दलहा पहाड़ का मेला कब आयोजित होता है? दलहा पहाड़ का मेला भाई कब लगता है? दलहा पहाड़ का मेला तो नाग पंचमी के अवसर पर दलहा पहाड़ का मेला लगता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न कथनों पर विचार करने को बोल रहा है और इसमें आपको क्या बताना है? अरे इसमें तो मैंने कूट ही नहीं दिया है, माफी चाहूंगा। चलिए देख लेते हैं, कथनों को पढ़ लेते हैं। तो पहला कथन दिया है, राज्य की प्रशासनिक कार्यपालिका का प्रधान मुख्य सचिव होता है। बिल्कुल सही है भाई, राज्य की कार्यपालिका का प्रधान मुख्य सचिव होता है। राज्य की लोक सेवाओं का प्रधान मुख्य सचिव होता है, ये भी सही है। राज्य के जितने भी लोक सेवक होते हैं उनका सबसे प्रमुख अधिकारी मुख्य सचिव होता है। मुख्यमंत्री के अधीन विभागों का सचिव मुख्य सचिव होता है, ये एक बार अलग से पूछा गया था, ये भी बिल्कुल सही है। मतलब ऐसा पूछा गया था कि मुख्यमंत्री के अधीन जो विभाग होते हैं उसका प्रमुख कौन होता है? तो मुख्य सचिव। अगला दिया हुआ है, मुख्य सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल करता है, ये भी सही है। तो यहां पर चारों कथन सही है। तो अगर ये पूछा जाए कौन सा कथन सही है, तो चारों कथन यहां पर सही है। तो ये आप इसको ध्यान रखना, क्योंकि इस तरह की चीजें जो है पूछा जाता है। इसको अलग अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है कि राज्य की प्रशासनिक कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, ऐसा पूछ सकता है, तो मुख्य सचिव होता है। राज्य के लोक सेवकों का प्रधान कौन होता है, तो मुख्य सचिव होता है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री के अधीन विभागों का सचिव कौन होता है, तो मुख्य सचिव होता है। मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है, तो मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल। तो ध्यान रखेंगे, ये चारों कथन जो है अलग अलग क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। रायपुर के चंद्रखुरी के कौशल्या माता मंदिर का निर्माण किन शासकों द्वारा किया गया था? अभी जो है राम जी मतलब काफी मतलब चल रहे हैं, वैसे तो राम जी भाई हमेशा चलते रहते हैं, लेकिन आजकल थोड़े से वो मुद्दा बने हुए, जो वो राम मंदिर हो गया, राम वन गमन पथ हमारे छत्तीसगढ़ में, तो थोड़ा सा इनसे क्वेश्चन बन सकता है। तो चंद्रखुरी के माता कौशल्या मंदिर का निर्माण करवाया था सोमवंशीय शासकों ने। ये 8वीं शताब्दी के आसपास इसका निर्माण हुआ था और ये दुनिया में इकलौता माता कौशल्या का मंदिर है। राम जी की माता कौशल्या छत्तीसगढ़ के राजा भानुमंत की पुत्री थी। अच्छा, इस मंदिर के विषय में ऐसा कहा जाता है कि जो सोमवंशीय राजा था ना, उसको एक बार स्वप्न आया कि इस क्षेत्र में जहां पर ये मंदिर बना हुआ है वहां पर माता का मूर्ति जमीन में गड़ा हुआ है। तो राजा ने उसको खुदवाया और फिर वहां मंदिर बनवाया और उस मूर्ति की स्थापना की, माता कौशल्या के मंदिर की। तो ध्यान रखेंगे, सोमवंशीय शासक। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से उत्तर का चयन कीजिए। ये क्या आ गया भाई? ये ना मेरे ख्याल से शायद इसका विकल्प यहां चला गया मेरे ख्याल से। चलिए कोई बात नहीं, इसको जाने देते हैं। अगला देखते हैं हम लोग,
छत्तीसगढ़ के किस जिले में सबसे अधिक राइस मिल है, मतलब जो चावल मिल है ना, धान कूटने का मिल, वो कहाँ पर है? तो ये धमतरी में है, ध्यान रखना, धमतरी में। इसके अलावा जो तिल्दा है ना रायपुर में, वहां पर भी बहुत सारे राइस मिल हैं, तिल्दा में भी। धमतरी में सबसे ज्यादा मिल है, राइस मिल। अगला क्वेश्चन है, कौशाम्बी से दक्षिण पूर्वी समुद्र तट की ओर जाने वाला प्राचीन मार्ग छत्तीसगढ़ के किन प्राचीन नगरों से होकर गुजरता था? तो देखो, प्राचीन समय में कौशाम्बी से लेकर के ना जगन्नाथपुरी तक एक मार्ग जाता था, और यह मार्ग हमारे छत्तीसगढ़ से होकर के गुजरता था, जिसमें मल्हार, खरौद, सिरपुर जैसे नगर आते थे इस मार्ग में। मल्हार, खरौद, सिरपुर। तो ध्यान रखना, इसमें डोंगरगढ़ नहीं है, तो 1, 2, 4 इसका आंसर होगा। 1, 2, 4। अरे क्या हुआ, आज के वीडियो में मैंने मतलब ना कूट वगैरह डालना भूल गया, माफ़ी चाहूँगा। तो इसका आंसर हो जाएगा मल्हार, खरौद, सिरपुर। तो 1, 2, 4 ये इसका आंसर होगा। दरअसल होता ये है ना कि मैं जैसे वीडियो बनाया तो उस बाद थोड़ा सा चेक करना रहता है, लेकिन इतने सारे क्वेश्चन हो जाते हैं कि चेक करते बनता नहीं है, तो इसी कारण से। खैर कोई बात नहीं, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर राम जी की 51 फीट की प्रतिमा स्थापित की जा रही है? तो भाई ये चंद्रखुरी में हो रहा है, जहां पर माता कौशल्या की का मंदिर है ना, वहीं पर राम जी की 51 फीट की प्रतिमा स्थापित की जा रही है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जंगल सत्याग्रह राजनांदगांव से संबंधित है? तो राजनांदगांव से संबंधित जंगल सत्याग्रह आपको बताना है, तो बदराटोला जंगल सत्याग्रह। बदराटोला जंगल सत्याग्रह ये राजनांदगांव जिले में हुआ था, राजनांदगांव क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस प्राचीन मंदिर में मैथुन रथ प्रतिमाओं का अंकन मिलता है? मैथुन रथ प्रतिमाएं ये जो है अपने को मुख्यतः मामा भांजा मंदिर में देखने को मिलता है। वैसे मैथुन रथ प्रतिमाएं ना भोरम देव मंदिर में भी देखने को मिलता है, लेकिन अगर हम प्रमुखतः देखें तो जो मामा भांजा मंदिर है उसमें मैथुन रथ मूर्तियां बहुत ज्यादा है। वैसे ना 10वीं 11वीं शताब्दी में जितने भी मंदिर बने, 10वीं 11वीं शताब्दी 12वीं शताब्दी के आसपास में जितने भी मंदिर बने ना मध्य भारत में विशेष करके, उनमें मैथुन रथ मूर्तियां, मैथुन रथ प्रतिमाएं दीवारों पर देखने को मिलती है। जो खजुराहो के मंदिर है वहां पर भी बहुत सारे हैं, और जो भोरम देव का मंदिर है वो खजुराहो के मंदिर से काफी साम्यता रखता है। तो भोरम देव के मंदिर में भी थोड़े बहुत मैथुन रथ मूर्तियां देखने को मिलते हैं। मामा भांजा मंदिर में थोड़ा सा इसमें भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन यहाँ इसको आंसर लिया गया है, तो ध्यान रखना। वैसे ये वाला क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन ये इसको लिया गया है, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि भोरम देव में भी इस तरह की प्रतिमाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, अच्छा यहाँ पर, अरे यार ये क्या हो गया, माफ़ी चाहूँगा मैं, ये मतलब कूट कहाँ से आ जा रहा है, क्या कहाँ से आ जा रहा है? इसमें तो कूट नहीं था, ये बीच में पता नहीं कहाँ से आ गया। इसका कूट बना है या नहीं बना है इसका कूट? अगले बार से मैं अच्छे से चेक करूंगा, माफ़ी चाहूँगा इस बार के लिए। सुमेलित कीजिए बोल रहा है, बलौदाबाजार जिले में स्थित सीमेंट कारखाने और उनकी स्थिति। बलौदाबाजार जिले को सीमेंट हब कहा जाता है ना, बहुत सारी सीमेंट फैक्ट्रियां हैं। तो कौन कौन सी सीमेंट फैक्ट्रियां किस किस स्थान में है ये आपको बताना। ये सीमेंट फैक्ट्री है और ये स्थान बलौदाबाजार के विभिन्न स्थान, तो देखते हैं। तो पहला है अंबुजा सीमेंट लिमिटेड, ये रवान में ही है, मतलब ये ठीक है। ग्रासिम अल्ट्राटेक सीमेंट बी, ये ठीक है, रावण में है। लाफार्ज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सोनाडी है, ठीक है, ये भी। अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड हिरमी, ये भी ठीक है। मतलब इसका आंसर जो है ABCD ये होगा। आंसर क्या हो जाएगा? ABCD। इसको ध्यान में रखिएगा, आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पूछा जा सकता है ये। और बलौदाबाजार जिले में किस कंपनी का मतलब किस ब्रांड का सीमेंट फैक्ट्री नहीं है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अंबुजा है, ग्रासिम अल्ट्राटेक है, लाफार्ज है, अल्ट्राटेक है, तो ध्यान में रखेंगे। तो ABCD इसका उत्तर है, मतलब ये इसका आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में क्या सुमेलित नहीं है? तो निम्न में क्या सुमेलित नहीं है? अरे क्या हो गया, सुमेलित नहीं है, ये क्या सत्य नहीं है, ये होना था क्या?
हाँ, क्या सत्य नहीं है, चलो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। हाँ, ये क्या सत्य नहीं है, ये होना था, क्या सत्य नहीं है, मतलब गलत कथन को आपको पहचानना है। जगदलपुर हवाई अड्डा डीआरडीओ रक्षा सेवा को लीज पर दिया गया, ये बिल्कुल सही है। ये वाला क्वेश्चन ना मैंने पीछे किसी वीडियो में लिया था, मुझे ऐसा लग रहा है। भिलाई हवाई अड्डा भारतीय इस्पात प्राधिकरण के अधीन है, ये भी सही है। कोरबा हवाई अड्डा छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल और बाल्को के स्वामित्व में है, ये भी सही है। रायपुर हवाई अड्डा राज्य सरकार के अधीन है, नहीं, रायपुर का जो हवाई अड्डा है ना वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय विमानपत्तन, उसके अधीन में है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसके अधीन है, न कि राज्य सरकार के अधीन। तो बाकी तीनों सही हैं। इसके अलावा जो रायगढ़ का जो हवाई अड्डा है ना वो जिंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज उसके स्वामित्व में है, तो ध्यान रखेंगे। जगदलपुर, भिलाई और कोरबा, यहाँ जो जो हवाई अड्डा है वो इन कंपनियों के अधिकार में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के किस शक्कर कारखाने में गन्ने के भूसी से विद्युत उत्पादन किया जाता है? तो यह है भोरमदेव शक्कर कारखाने से। भोरमदेव शक्कर कारखाना कहाँ पर है भाई? कवर्धा जिला में है। और यहाँ पर जो गन्ने की भूसी है ना, मतलब जो गन्ने से रस निकाला जाता है, उसके बाद जो कचरा बचता है ना, तो उससे जो है 6 मेगावाट विद्युत उत्पादित किया जाता है। 6 मेगावाट सुनने में थोड़ा कम लग रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा होता है। तो 6 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है गन्ने की भूसी से, और ये एक तरह से काफ़ी अच्छा प्रयास है। जो बेकार कचरा है जिसको फेंक दिया जाता है, उससे जो है इतनी विद्युत उत्पादित हो रही है, तो ये काफ़ी बहुत ज़्यादा होता है 6 मेगावाट भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य में कौन से टीन उत्पादक क्षेत्र सुकमा जिले में है? तो देखो, जो टीन उत्पादन के मामले में हमारा छत्तीसगढ़ देश भर में एकमात्र राज्य है। तो हमारे छत्तीसगढ़ के सुकमा और दंतेवाड़ा में टीन प्राप्त होता है, दंतेवाड़ा और सुकमा में। तो सुकमा में है गोविंदपाल है, मुंडपाल है, चिंतलनार है, कोंटा भी है, लेकिन जो कटे कल्याण है ये दंतेवाड़ा जिले में है। ये भी मतलब टीन उत्पादक क्षेत्र है, लेकिन ये दंतेवाड़ा में आता है। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, ये आपका उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बस्तर क्षेत्र में चेरू यात्रा कब मनाया जाता है? चेरू यात्रा, तो बस्तर क्षेत्र में चेरू यात्रा कब मनाया जाता है? धान बुआई के पूर्व। धान बुआई के पूर्व मतलब धान बुआई कब होता है? अप्रैल मई में होता है ना धान बुआई, मई जून में होता है, जब बारिश होता है मई जून में, उस टाइम पर जो है धान बुआई होता है। तो नहीं, उस टाइम पे नहीं बनाया जाता है। धान बुआई के पश्चात, नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है। धान कटाई के पूर्व, ये भी गलत है। ये मनाया जाता है धान कटाई के पश्चात, मतलब कि अभी धान कटाई का काम चल रहा है ना बस्तर क्षेत्र में, पूरे सब तरफ चल रहा है धान कटाई का काम। तो धान कटाई के बाद जब धान कट जाता है ना, जब जो खेत है वहाँ वो पूरा खाली हो जाता है, धान कट जाता है, तो खेत में चेरू यात्रा मनाया जाता है धान कटाई के पश्चात बस्तर क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, प्रोफेसर शंकर तिवारी का संबंध किससे था? प्रोफेसर शंकर तिवारी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। ये जो है गुफा अन्वेषण का कार्य करते थे। वैसे ये इनका मतलब काम नहीं था, ये प्रोफेसर थे, लेकिन इनका एक तरह का शौक था। तो ये जो है ना बस्तर क्षेत्र में आकर के काफी सारा इन्होंने खोज किया है। और जो कुटुमसर की गुफा है बस्तर जिले में, कुटुमसर की गुफा, कुटुमसर जो कि प्राकृतिक गुफा है, भूगर्भित गुफा है, जमीन के अंदर। नॉर्मली गुफा क्या होता है, ऐसे पहाड़ों में होता है ना गुफा, ऐसे पहाड़ों में होता है गुफा, ये पहाड़ है तो यहाँ ऐसा कोई गुफा होगा। लेकिन ये जो कुटुमसर की गुफा है ये ऐसे धरातल में, ये ऐसा भूमि है, तो ये नीचे है गुफा, जिसको बोला जाता है भूगर्भित गुफा। तो प्रोफेसर शंकर तिवारी ने कुटुमसर गुफा का अन्वेषण किया था। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करने को बोल रहा है, देख लेते हैं, सुमेलित कर लेते हैं। एक तरफ क्या दिया हुआ है, शासकों के नाम दिया हुआ है, दूसरे तरफ उनके संबंधित कार्य। तो पहला दिया हुआ है कलिंगराज। कलिंगराज ये जो है ना कलचुरी वंश के संस्थापक थे, पहले शासक थे। इन्होंने तुम्बाड़ को राजधानी बनाया, तो ए का हो जाएगा 3। उसके बाद दिया हुआ है जाजल्लदेव प्रथम। जाजल्लदेव प्रथम इन्होंने क्या किया, बस्तर के सोमेश्वर देव को पराजित किया, तो इसका हो जाएगा 4। बस्तर के सोमेश्वर देव को पराजित किया, बंदी बना लिया। अगला दिया है कल्याण साय। कल्याण साय ये जो है मुगल दरबार में उपस्थित हुए थे कल्याण साय, तो सी का हो जाएगा 1। रघुनाथ सिंह, इसके समय में मराठा सेना का आक्रमण हुआ था, मतलब इसने मराठा सेना के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। तो 3, 4, 1, 2 आपका उत्तर होगा। 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 ये।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, पाली के बाण वंश का अंत किन शासकों द्वारा हुआ? तो पाली में बाण वंश के शासक शासन करते थे, इनका अंत हुआ कलचुरियों के हाथों। जो कलचुरी थे ना, जब छत्तीसगढ़ में आए तो उन्होंने पाली के बाण वंशीय शासकों को पराजित किया और यहां अपनी सत्ता स्थापित की। महानदी किस जिले से प्रवाहित नहीं होती है? तो देखो, महानदी जिसको छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है, छत्तीसगढ़ के 9 जिलों से प्रवाहित होती है। ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ के 9 जिलों से प्रवाहित होती है और ये जो थोड़ा थोड़ा है, छत्तीसगढ़ के 4 संभाग को स्पर्श करती है। देखो कौन कौन से हैं ये जिले, तो धमतरी से निकलती है, फिर ये कांकेर में प्रवाहित होती है, फिर उसके बाद थोड़ा सा ये जो है बालोद में बहती है, फिर वापस धमतरी जाती है, उसके बाद फिर रायपुर, गरियाबंद, फिर महासमुंद, उसके बाद बलौदाबाजार, उसके बाद जांजगीर चांपा, उसके बाद रायगढ़। तो टोटल 9 जिले। संभाग की अगर हम बात करें तो रायपुर संभाग से निकलती है, धमतरी जिला रायपुर संभाग में है ना। उसके बाद ये कांकेर में बहती है जो कि बस्तर संभाग का एक जिला है। उसके बाद थोड़ा सा बालोद में प्रवाहित होती है जो कि दुर्ग जिला का दुर्ग संभाग का हिस्सा है। उसके बाद फिर ये बिलासपुर जिले के जांजगीर चांपा और रायगढ़ में प्रवाहित होती है। तो इस तरह से 4 संभाग को ये मतलब प्रवाहित होती है, ये हम बोल सकते हैं। अब यहां पर मैंने रायपुर का नाम लिया, रायगढ़ का नाम लिया, बालोद का नाम लिया, लेकिन ये जो है दुर्ग में प्रवाहित नहीं होती है। तो आपका आंसर होगा दुर्ग। अगला क्वेश्चन है, हमू बेटा भुइयां के किसकी रचना है? हमू बेटा भुइयां के मतलब कि हम जमीन के धरती के संतान है, ये किसकी रचना है? तो ये रचना है भाई लक्ष्मण मस्तूरिया जी की। लक्ष्मण मस्तूरिया कौन है? तो ये छत्तीसगढ़ी लोक गायक हैं लक्ष्मण मस्तूरिया। तो इनकी रचना है हमू बेटा भुइयां के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सुआ नृत्य को किसने छत्तीसगढ़ का गरबा नृत्य कहा है? तो भाई किसने गरबा नृत्य कहा है? तो मुकुटधर पांडेय ने। गरबा नृत्य वो कैसे किया जाता है, आप लोगों ने देखा होगा ना, जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में उसमें जो टप्पू की माँ है वो गरबा करती रहती है, तो उसी टाइप से जो है सुआ नृत्य भी किया जाता है। तो कुछ कुछ एक जैसा लगता है। तो मुकुटधर पांडे ने सुआ नृत्य को छत्तीसगढ़ का गरबा कहा। तो इंपॉर्टेंट हो सकता है, इस तरह की चीजें पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में निम्नांकित में से किस खनिज के उत्खनन में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम संलग्न है? राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन, NMDC, जिसका मुख्यालय है हैदराबाद में। हैदराबाद में इसका मुख्यालय है। और ये किस खनिज के उत्खनन में संलग्न है? तो भाई लौह अयस्क के खनन में सम्मिलित है। लौह अयस्क का उत्खनन करती है जो दंतेवाड़ा जिले में जो बैलाडिला है, बचेली है, किरंदुल है, वहां पर NMDC के द्वारा ही उत्खनन किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, NMDC का फुल फॉर्म हिंदी में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, अंग्रेजी में नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। मुख्यालय कहां पर है? हैदराबाद में है। बाकी इसका जो सब डिवीजन है वो सब दंतेवाड़ा, जगदलपुर वहां पर है। अगला क्वेश्चन है, हरिश्चंद्र किस वंश का अंतिम शासक हुआ? तो भाई हरिश्चंद्र जो है नाग वंश का अंतिम शासक था। छिंदक नागवंश, हमारे छत्तीसगढ़ में 2 नागवंश थे ना, तो ये छिंदक नागवंश जो कि बस्तर क्षेत्र में शासन करते थे उसका अंतिम शासक हुआ। और काकतीय शासकों ने हरिश्चंद्र को पराजित करके नागवंश का अंत किया और बस्तर में काकतीय वंश की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन बस्तर के छिंदक नाग राजवंश के निम्नलिखित शासक थे। इस तरह के क्वेश्चन काफी बार पूछे गए हैं। कौन कौन थे भाई? तो सोमेश्वर देव था जिसको जाजल्य देव प्रथम ने पराजित किया, कन्हर देव भी था, जयसिंह देव भी था, राजभूषण देव ये भी था, मतलब सभी थे। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, सभी जो है नागवंश से संबंधित थे। 1, 2, 3, 4 ये जो द है ये आपका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री के अधीन विभागों का प्रधान सचिव कौन होता है? तो भाई पीछे हम लोगों ने कूट वाला क्वेश्चन देखा था ना, कौन से कथन सही है, तो वहां पर मैंने बताया था कि मुख्यमंत्री के अधीन जितने भी विभाग होते हैं उसका सचिव होता है मुख्य सचिव। हालांकि ये क्वेश्चन यहां नहीं लिया जाना था, लेकिन शायद किसी पेपर में पूछा था जहां तक, इसीलिए मैंने इसको ले लिया।
तो वो जो 4 पॉइंट थे ना, उसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। देखो मुख्यमंत्री के पास ना, मुख्यमंत्री जब विभागों का बंटवारा करता है तो काफ़ी सारे विभाग अपने पास रख लेता है। तो मुख्यमंत्री के पास जितने भी विभाग होते हैं, उसका जो सचिव होगा, उसका जो देखरेख होगा, हेड होगा, वो होगा मुख्य सचिव। बाकी जो दूसरे जो विभाग होते हैं उसके अलग अलग सचिव होते हैं। अगला है निम्न कथनों को पढ़िए बोल रहा है, मतलब कूट मतलब कौन सा सही है वही बताना होगा। देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था। जी हाँ, बिल्कुल सही है। जो सरगुजा वाला क्षेत्र है वो सीधे सीधे मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था। मौर्यकालीन जो प्राचीन नाट्यशाला मिला है, इसके अलावा सम्राट अशोक के काफ़ी सारी चीज़ें जो है उत्तरी छत्तीसगढ़ में प्राप्त हुआ है। अगला है सरगुजा क्षेत्र में सीता बेंगरा और जोगी मारा की गुफा में मौर्यकालीन लेख प्राप्त हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही है। जिसमें देवदासी, सुतनुका और उसके प्रेमी देवदत्त के बारे में जिक्र मिला है। सुतनुका और देवदासी सुतनुका थी, और इसका जो प्रेमी था उसका नाम था देवदत्त। अच्छा, मैंने ना जो सुबह 10 बजे वाला जो सुबह जो 7 बजे वाला जो वीडियो है जिसमें मैं 10 क्वेश्चन पूछता हूं, तो उसमें मैं एक क्वेश्चन किया था कि नाट्यशाला का निर्माण किसने करवाया था, तो उसमें मैंने देवदीन लिख दिया था, देवदीन। और काफ़ी सारे बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं सर वो देवदत्त है। तो मैंने इसको चेक किया तो काफ़ी सारे जगहों में देवदीन मिल रहा है और काफ़ी सारे जगहों में देवदत्त मिल रहा है। लेकिन जो छत्तीसगढ़ राज्य हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक है वहाँ पर दिया हुआ है देवदंत, देवदंत। तो इसको हम लोग दत्त मान सकते हैं, देवदत्त। तो आप लोग दोनों को ध्यान में रखना, देवदत्त और देवदीन दोनों को ध्यान में रखना। तो यहाँ दूसरा कथन भी सही है। तीसरा दिया है अशोक के कलिंग अभिलेख से भी इसकी पुष्टि होती है। देखो अशोक के कलिंग अभिलेख में ना सीधे सीधे तो नहीं लिखा है कि छत्तीसगढ़ का जो ऊपरी भाग है वो मौर्यों के अधीन था, लेकिन कुछ हिंट मिलता है, कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं कलिंग अभिलेख से भी जिससे पता चलता है कि छत्तीसगढ़ भी मौर्यों के अधीन रहा होगा, विशेष करके अशोक के समय। तो यहाँ पर तीनों कथन सही मानेंगे हम, तो ये आपका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है गोदना जलप्रपात किस अभ्यारण्य में स्थित है? गोदना जलप्रपात, तो ये एक बार मेरे ख्याल से पूछा गया है कि गोदना अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, नहीं किस अभ्यारण्य में, तो ये उदंती अभ्यारण्य में स्थित है जो गरियाबंद में है। उदंती अभ्यारण्य कहाँ पर है? गरियाबंद जिले में। तो इसके बीच में जो है ना गोदना जलप्रपात स्थित है, गोदना। अगला क्वेश्चन है कौन सी एक कलचुरी कालीन मापन की इकाई थी? तो कलचुरी कालीन मापन की इकाई गंडा की बात करें तो ये एक तरह का मुद्रा था, मुद्रा, गंडा एक तरह का मुद्रा था। उसके बाद दिया हुआ है पसेरी, यही जो है मापन की इकाई थी। तराजू ये भी मापन की इकाई थी लेकिन उस समय प्रचलित नहीं थी। कोरी ये भी एक प्रकार का मुद्रा था। कोरी और गंडा जो है मुद्रा थे, ध्यान रखेंगे। और पसेरी जो है मापन की इकाई थी। अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में पसेरी का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में 1920 में हुए कंडेल नहर सत्याग्रह में निम्नलिखित नेता थे। काफी बार पूछा गया है। घनश्याम सिंह गुप्त यहाँ नहीं थे, ध्यान रखेंगे ये नहीं थे। पंडित सुंदरलाल शर्मा थे, छोटेलाल श्रीवास्तव ये भी थे, नारायण राव मेघावले ये भी थे, तो तीनों थे। तो यहाँ 2, 3, 4 आपका उत्तर होगा। 2, 3, 4 मतलब स जो है आपका उत्तर होगा ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं भूमकाल विद्रोह में कौन संबंधित नहीं है? भूमकाल विद्रोह से कौन संबंधित नहीं है? तो देखो लाल कालेंद्र सिंह ये संबंधित थे, गुंडाधुर भी थे भाई, ये तो नायक थे ना, रानी सुवर्ण कुंवर ये भी थी। लेकिन जो लाल दलगंजन सिंह हैं ये भाई जो भैरम देव हैं, उसके पहले जो भूपाल देव हैं उनके समय में थे। और लाल दलगंजन सिंह का संबंध तारापुर विद्रोह से था। तारापुर विद्रोह जो कि 1842 के आसपास में हुआ था, तारापुर विद्रोह। तो उनके बाद जो लाल कालेंद्र सिंह हुए ये शायद लाल दलगंजन सिंह के पुत्र थे जो कि 1910 के भूमकाल विद्रोह में गुंडाधुर के साथ थे। अगला क्वेश्चन है पंडित सुंदरलाल शर्मा जी द्वारा रायपुर में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किस आंदोलन के समय की गई थी? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो है असहयोग आंदोलन के समय स्थापित किया गया था सत्याग्रह आश्रम रायपुर में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन पांडु वंश के शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन का समकालीन था?
कौन महासेवगुप्त बालार्जुन के समकालीन था भाई? पुलकेशिन द्वितीय था। पुलकेशिन द्वितीय जो कि चालुक्य वंश का शासक था ना, ये चालुक्य लिख देते हैं, ये भी चालुक्य। उसके बाद नरसिंह वर्मन प्रथम, ये पल्लव वंश का शासक था, पल्लव। हर्षवर्धन, ये वर्धन वंश का शासक था। तो ये तीनों जो है ना अपने महाशिवगुप्त बालार्जुन के समकालीन थे। बाकी समुद्रगुप्त ये काफी पहले थे। तो यहां आपका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। तो अ आपका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों को पढ़ने को बोल रहा है, पढ़ लेते हैं। छत्तीसगढ़ में 1916 में होम रूल लीग की शाखाएं खोली गई, सही है। उसके बाद दिया है 1916 में रायपुर में होम रूल लीग, 1918 में रायपुर में होम रूल लीग का सम्मेलन आयोजित की गई, सही है ये भी। छत्तीसगढ़ में केवल तिलकवादी होम रूल आंदोलन सक्रिय रहा, ये भी सही है। भारत में 2 तरह के होम रूल आंदोलन सक्रिय थे, एक तिलकवादी और दूसरा एनी बेसेंट वाला। तो एनी बेसेंट वाला कोई भी शाखा हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं खुला। तो यहाँ तीनों कथन सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा स, 1, 2, 3। अगला क्वेश्चन है, रतनपुर में अपने सैनिकों के लिए मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था बिंबाजी भोसले ने। इनके सैनिकों में, मतलब इनकी सेना में काफ़ी सारे मुसलमान भी थे, तो उनके आस्था को ध्यान में रख करके मस्जिद का निर्माण करवाया गया। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रांत एवं बरार प्रांत में खरे मंत्रिमंडल में पंडित रविशंकर शुक्ल जी को किस विभाग का मंत्री बनाया गया? तो इनको शिक्षा मंत्री बनाया गया। ध्यान रखेंगे, जो खरे मंत्रिमंडल है ना, इसकी स्थापना 1937 में हुई, 1 साल चला। NB खरे, नारायण भास्कर खरे, नारायण भास्कर खरे, जिनको NB खरे बोला जाता था, NB खरे, ध्यान रखेंगे। तो ये जो है मध्य प्रांत के मुख्यमंत्री बनते हैं वर्ष 1937 में। 1935 में अधिनियम आया था ना, भारत सरकार अधिनियम 1935, जिसके तहत 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए, जिसमें नारायण भास्कर खरे अर्थात NB खरे ने मध्य प्रांत में सरकार बनाई, वो मुख्यमंत्री बने NB खरे। और जो पंडित रविशंकर शुक्ल थे उनको शिक्षा मंत्री बनाया गया। एक चीज ध्यान रखेंगे, एक थे BG खरे, हाँ BG खरे। ये जो BG खरे हैं ये बंबई के मुख्यमंत्री बने थे। BG खरे बंबई के मुख्यमंत्री और NB खरे मध्य प्रांत के। तो इसमें काफी सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस की तारीख क्या है? छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस की तारीख आपको बताना है। तो इसका तारीख है 28 नवंबर, 28 नवंबर। ये अभी आने वाला है ना, मतलब इसी साल। तो 28 नवंबर 2007 को जो है ये पारित हुआ और उसके दूसरे वर्ष से छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अच्छा, ये ना आ गया क्वेश्चन। 14 अप्रैल 1937 को नारायण भास्कर खरे मध्य प्रांत के मुख्यमंत्री बने। तो ये बिल्कुल सही है भाई, ये वाला जो कथन है बिल्कुल सही है। नारायण भास्कर खरे, इनकी जो सरकार बनी 14 अप्रैल 1937 को। उसके बाद दिया है 29 जुलाई 1938 को छत्तीसगढ़ के पंडित रविशंकर शुक्ल ने मध्य प्रांत के द्वितीय कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन किया। यह भी सही है। जो खरे मंत्रिमंडल है वो मात्र 1 वर्ष ही चल पाया, लगभग 1 वर्ष 2-3 महीना। उसके बाद वो सरकार गिर गई, फिर पंडित रविशंकर शुक्ल की सरकार बनी। उसके बाद बोल रहा है 8 नवंबर 1939 को इस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया। ये भी बिल्कुल सही है। क्यों त्यागपत्र दिया? क्योंकि जो ब्रिटिश सरकार थी उसने भारत को भारतीय नेताओं से बिना परामर्श किए भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित कर लिया। तो इसके विरोध स्वरूप कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। तो जो पंडित रविशंकर शुक्ल के द्वारा जो सरकार बनी थी उसने भी त्यागपत्र दे दिया 8 नवंबर 1939 को। तो यहाँ तीनों कथन सही हैं और इस चीज़ों को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, इस तरह की चीज़ें पूछा जाता है। तो यहाँ पर केवल 1, 2, 3 सही है, मतलब सभी कथन सही है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा डी, मतलब द। अगला क्वेश्चन है, गोंड जनजाति की उपजाति है। गोंड जनजाति की उपजाति कौन सी है ये आपको बताना है भाई। असुर है, सॉरी, ये जो असुर है ये गोंड जनजाति की उपजाति है।
उसके बाद गोंड जनजाति इसकी उपजाति है। उसके बाद जो है ना ये नहीं है, नागवंशी है। उसके बाद कोल ये अलग है, ध्रुवा ये है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 1, 3, 5। ध्यान रखेंगे असुर ये जो है गोंड जनजाति की उपजाति है, भतरा जो है अलग जाति है, नागवंशी भी गोंड की उपजाति है, कोल अलग है, ये भी जो है ये ध्रुवा ये भी गोंड जनजाति की उपजाति है। तो 1, 3, 5 आपका उत्तर होगा। 1, 3, 5 ये रहा। तो आप लोग ना गोंड जनजाति की जितनी भी उपजातियां, मतलब जितनी भी बड़ी बड़ी जातियां हैं जिनके बहुत सारी उपजाति हैं, उनको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन है बैगा व कंवर जनजाति की मिश्रित जनजाति है। मतलब देखो बैगा और कंवर जनजाति में जब वैवाहिक संबंध स्थापित हुए, उसके बाद जो नई पीढ़ी का जन्म हुआ उसको भैना कहा गया, भैना। अगला क्वेश्चन है बिलासपुर में वर्ष 1915-16 में सेवा समिति की स्थापना किसने की थी? बिलासपुर में वर्ष 1915 में सेवा समिति की स्थापना किसने की थी, यह आपको बताना है। तो बैरिस्टर छेदीलाल द्वारा इसकी स्थापना की गई थी बिलासपुर में। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय छत्तीसगढ़ में क्रांति के क्षेत्र व नेता को सुमेलित कीजिए। तो ये भाई क्रांति के क्षेत्र हैं और ये नेता, तो सोना खान, नारायण सिंह बिल्कुल सही है। सुमेलित करने को बोल रहा है ना, करते हैं सुमेलित। तो एक हो जाएगा, ठीक है। वीर नारायण सिंह। उदयपुर में किसने नेतृत्व किया था भाई? कल्याण सिंह। उदयपुर जो रायगढ़ के अंतर्गत आता था, ये उदयपुर धर्म जयगढ़ रियासत, तो कल्याण सिंह ने वहां से नेतृत्व किया 1857 के क्रांति के समय। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोल रहा है ना, 1857 के क्रांति के समय। संबलपुर में सुरेंद्र साय ने नेतृत्व किया, तो सी का हो जाएगा 4। रायपुर में हनुमान सिंह, तो डी का हो जाएगा 2। तो आपका आंसर हो जाएगा 1, 3, 4, 2। 1, 3, 4, 2 कहाँ गया भाई? 1, 3, 4, 2 ये रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ का प्रथम जंगल सत्याग्रह कौन सा था? काफी बार पूछा गया है। सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह कब हुआ था? 1922 में। और इसके प्रणेता कौन थे? श्यामलाल सोम। श्यामलाल सोम को छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह का प्रणेता भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, लाल दलगंजन सिंह ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? मैंने बताया पीछे, तारापुर विद्रोह जो कि भूपाल देव के समय में हुआ था, इसका नेतृत्व लाल दलगंजन सिंह ने किया था और यह विद्रोह सफल भी रहा। छत्तीसगढ़ की सबसे साक्षर जनजाति कौन सी है? तो भाई छत्तीसगढ़ की सबसे साक्षर जनजाति अगर आपसे पूछा जाता है तो इसका आंसर है उर्रांव। उर्रांव जनजाति जो है सबसे ज्यादा साक्षर जनजाति मानी जाती है। वहीं अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रतिशत के मामले में, तो हल्बा, मतलब कि छत्तीसगढ़ की सबसे साक्षर जनजाति प्रतिशत के आधार पर ऐसे पूछा जाए तो वहां आप हल्बा टिक करेंगे। नॉर्मली ये वाला क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ की सबसे साक्षर जनजाति कौन सी है, तो उर्रांव, लेकिन ध्यान रखना प्रतिशत में हल्बा। अगला क्वेश्चन है, समाज सेविका राजमोहिनी देवी को पद्मश्री सम्मान से किस वर्ष सम्मानित किया गया? राजमोहिनी देवी, इनको कब सम्मानित किया गया पद्मश्री सम्मान से, ये आपको बताना है। तो 1989 में इनको जो है पद्मश्री दिया गया। 1987 में तीजन बाई को मिला था। 1987 में तीजन बाई को मिला और उसके 2 वर्ष बाद 1989 में ये जो राजमोहिनी देवी हैं, इनको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। देख लेते हैं। अच्छा, विकल्प एक बार देख लें क्या? अच्छा, ये है विकल्प, कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो पहला बोल रहा है 10 अगस्त 1942 को रायपुर में विद्यार्थियों का जुलूस रणवीर सिंह शास्त्री के नेतृत्व में निकला। तो बिल्कुल सही है भाई। देखो क्या हुआ था कि 8 अगस्त 1942 को देश के तमाम बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े नेता भी थे, जो पंडित रविशंकर शुक्ल हैं, खूबचंद बघेल हैं, महंत लक्ष्मी नारायण दास हैं, सबके सब जेलों में डाल दिए गए। तो ऐसे में जो
जो मतलब युवा थे, जो मतलब उभरते हुए नेता हम कह सकते हैं, जैसे कि रणवीर सिंह शास्त्री हो गए। इन्होंने 10 अगस्त को रायपुर में विद्यार्थियों के जुलूस का नेतृत्व किया। 9 अगस्त 1942 को त्रेतानाथ तिवारी ने नेतृत्व किया था, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। उसके बाद बोल रहा है 15 अगस्त 1942 बिलासपुर में कालीचरण द्वारा छात्र जुलूस का नेतृत्व, तो ये भी सही है भाई। उसके बाद दिया है 9 सितंबर 1942 को ठाकुर रामकृष्ण सिंह ने नागपुर हाईकोर्ट भवन में तिरंगा फहराया, ये भी सही है। ये जो ठाकुर रामकृष्ण सिंह हैं, ये ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी के बेटे हैं, जो कि नागपुर में पढ़ाई करने गए हुए थे, तो वहाँ के हाईकोर्ट में इन्होंने झंडा फहरा दिया था। तो यहाँ तीनों कथन सही हैं। तो आप डेट वगैरह भी ध्यान में रखेंगे, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ जो है कथन 1, 2 और 3 सही है, मतलब सभी कथन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य में निवास करने वाली सबसे पिछड़ी जनजाति कौन सी है? तो देखो, हमारे छत्तीसगढ़ में 5 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है। कमार हो गया, बिरहोर हो गया, बैगा हो गया, अबुझ माड़िया। इसके बाद कौन सा छूट रहा है? पहाड़ी कोरवा, पहाड़ी कोरवा। इन 5 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा पंडो और भुजिया, इन 2 जनजातियों को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है। टोटल 7 हो गए, 2 + 7, तो टोटल 7 जनजाति हो गए जिनको विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है। लेकिन इनमें से भी सबसे ज्यादा अति पिछड़ा हुआ कौन है? तो वो है अबुझ माड़िया। देखो, जो अबुझ माड़िया जनजाति के लोग हैं, अभी कुछ वर्षों पहले तक इनका जो क्षेत्र है अबुझमाड़, वहां पर बाहरी लोगों के प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया था। मतलब कि बाहर का कोई भी व्यक्ति उस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता था। लेकिन अब जो है वहां से प्रतिबंध हटा दिया गया है। तो जो अबुझमाड़िया है, उनका जो जीवन शैली है बिल्कुल आदिम, मतलब पहले जैसे लोग रहते थे बिल्कुल वैसे ही। तो ये लोग काफी पिछड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, सीकासार जल विद्युत परियोजना के तहत विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो हमारे छत्तीसगढ़ में जल विद्युत भी उत्पादन होता है। तो किस जल विद्युत से कितना विद्युत उत्पादन होता है, ये अक्सर पूछा जाता है, ध्यान रखना। तो अगर हम बात करें सीकासार जल विद्युत परियोजना की, तो यहां से 7 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन होता है। यहां पर ना 2 यूनिट लगे हुए हैं, 3.5 के 2 यूनिट, तो टोटल यहां पर 7 मेगावाट विद्युत उत्पन्न होता है, ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें 10 मेगावाट की, तो 10 मेगावाट विद्युत जो है ना गंगरेल बांध से बनता है। 10 मेगावाट, यहां पर 2.5 के मतलब 2.5 के 4 यूनिट लगे हैं, टोटल 10 मेगावाट। 120 मेगावाट की बात करें तो ये जो है ना कोरबा, जो हसदो नदी में है ना, हसदो बांगो परियोजना, तो उसमें 120 मेगावाट जल विद्युत निकलता है, मतलब विद्युत उत्पादन होता है 120 मेगावाट। यहां पर 40 मेगावाट के 3 यूनिट लगे हैं, 40 मेगावाट के 3 यूनिट, तो टोटल 120 मेगावाट। तो ध्यान रखेंगे ये चीज। सीकासार जो कि पैरी नदी में है, सीकासार परियोजना, तो सीकासार से 7 मेगावाट जल विद्युत बनता है। बाकी गंगरेल से 10 मेगावाट विद्युत तैयार होता है और हसदो बांगो परियोजना से 120 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है। तो सबसे ज्यादा हसदो बांगो से तैयार होता है, ये भी ध्यान रखना। अगला है, छत्तीसगढ़ी के पाणिनि हीरालाल काव्योपाध्याय द्वारा लिखित छत्तीसगढ़ी व्याकरण कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो ये जो हीरालाल काव्योपाध्याय है, इन्होंने छत्तीसगढ़ी व्याकरण लिखा था, ये कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो बैप्टिस्ट मिशन प्रेस कलकत्ता से यह प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस काकतीय राजा ने जगदलपुर को अपनी राजधानी बनाई? तो भाई दलपत देव, इसने जो है जगदलपुर को अपनी राजधानी बनाई लगभग 1773 के आसपास। इससे पहले काकतीय शासकों की राजधानी बस्तर हुआ करती थी। देखो, जो बस्तर जिला है ना, उसमें बस्तर नाम का एक गांव है जो कि वर्तमान समय में नगर पंचायत बन गया है। बाकी बस्तर का जो प्रमुख नगर है वो जगदलपुर है, जो वहां का जिला मुख्यालय है। तो पहले राजधानी बस्तर होती थी, जो कि अभी एक छोटा सा कस्बा है। अगर वहीं राजधानी होती, जगदलपुर को राजधानी नहीं बनाया जाता, तो वो ज्यादा डेवलप होता। तो ध्यान रखेंगे, बस्तर छोटा सा गांव है, जगदलपुर वहां का मुख्यालय है, जिला मुख्यालय। दलपत देव।
अगला क्वेश्चन है खैरागढ़ विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? काफी बार पूछा गया है। वीरेंद्र बहादुर सिंह, सॉरी माफी चाहूंगा, मैं कहाँ टिक कर रहा हूं, धीरेन्द्र बहादुर को टिक कर रहा हूं, इसको हटाते हैं। अरे, तो ये वीरेंद्र बहादुर सिंह, इन्होंने जो है इस खैरागढ़ विश्वविद्यालय मतलब कि इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इनकी पत्नी थी महारानी पद्मावती देवी। तो दोनों पति पत्नी ने मिल करके इस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। महारानी पद्मावती देवी और वीरेंद्र बहादुर सिंह दोनों ने मिलकर के अपनी बेटी इंदिरा के नाम पर खैरागढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसका नाम जो है इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय है, बाकी इसको खैरागढ़ विश्वविद्यालय भी बोला जाता है। तो वीरेंद्र बहादुर सिंह नाम याद रखना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से शासक वाकाटक वंश से संबंधित थे? तो वाकाटक वंश से संबंधित शासक का नाम आपको बताना है। इस तरह के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं कि कौन से शासक किस वंश से संबंधित हैं। तो प्रवर सेन ये थे भाई, पृथ्वी सेन भी थे, नरेंद्र सेन भी थे। ये जो भीमसेन है ना, ये राजर्षि तुल्य कुल वंश से संबंधित है। राजर्षि तुल्य कुल्य, नाम बड़ा अजीब है ना। राजर्षि तुल्य कुल्य वंश से संबंधित है। भीमसेन, दो शासक हुए थे, भीमसेन प्रथम, भीमसेन द्वितीय। भीमसेन द्वितीय का आरंग ताम्रपत्र मिला हुआ है। तो ये जो है वाकाटक वंश से संबंधित नहीं है। बाकी प्रवर सेन, पृथ्वी सेन, नरेंद्र सेन, ये तीनों जो है वाकाटक वंश से संबंधित है। प्रवर सेन के समय छत्तीसगढ़ में कालिदास जी का आगमन हुआ था, महाकवि कालिदास जी का, ये भी ध्यान में रखेंगे। तो यहां आपका आंसर हो जाएगा 1 2 4, 1 2 4 आपका उत्तर होगा, माने कि ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाकवि कालिदास जी के मेघदूत खंड काव्य का छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद किसने किया था? अभी मैंने बताया कि जो महाकवि कालिदास जी हैं वो वाकाटक वंश के शासक प्रवर सेन के समय में छत्तीसगढ़ आए थे, और जो सरगुजा क्षेत्र में जो रामगढ़ की पहाड़ियां हैं वहां पर इन्होंने कुछ समय व्यतीत किया था, और वहीं पर जो है प्राचीन नाट्यशाला भी था। तो उस टाइम पर वहां पर प्रोग्राम वगैरह होता रहा होगा। और जो महाकवि कालिदास जी थे भाई, ये प्रख्यात उस जमाने के साहित्यकार थे, नाटककार थे। तो इनके नाटकों का बाकायदा मंचन होता रहा होगा, तो इसी कारण इनको वहां पर बुलाया गया होगा प्रवर सेन के द्वारा। तो ये जो है रामगढ़ की पहाड़ियों में जो प्राचीन नाट्यशाला है वहां पर कुछ समय व्यतीत किए थे। तो इनके द्वारा मतलब कालिदास जी ने जो मेघदूत नामक खंड काव्य की रचना की वो संस्कृत भाषा में लिखा था। तो इसका छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किसने किया ये आपको बताना है। तो मुकुटधर पांडे, जिन्होंने सुआ नृत्य को छत्तीसगढ़ का गरबा कहा, तो उन्होंने जो है मेघदूत का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किया था। अगला क्वेश्चन है, मराठा काल में किस सूबेदार को रतनपुर में गोली मार दिया गया था? देखो मराठा काल में 1787 से 1787 से 1818 तक सूबा शासन चला था। क्या चला था? सूबा शासन। तो इस बीच जो है अलग अलग सूबेदारों की नियुक्ति हुई, और सूबेदार के ऊपर अधिक राजस्व वसूल करने का दबाव होता था, क्योंकि जो सूबेदार है वो एक निश्चित राशि मराठा शासक को देने का वायदा करके सूबेदारी प्राप्त करता था। तो वो जो है ज्यादा से ज्यादा वसूलने की कोशिश करता था। तो जो सखाराम हरि, तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव था, ज़्यादा पैसा वसूलने का। तो ये जो है छत्तीसगढ़ से बहुत ज़्यादा राजस्व वसूल करने की कोशिश कर रहा था, और इसी कारण परेशान होकर के रतनपुर के किसी व्यक्ति ने इनको गोली मार दी, इसको गोली मार दी, सखाराम हरि को। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करने को बोल रहा है भाई, कर लेते हैं विचार। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ को कोशल कहा गया। बिल्कुल सही है, कोशल कहा गया है। समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणी अभियान में छत्तीसगढ़ में केवल कोसल के राजा महेंद्र को पराजित किया। केवल कोसल के राजा महेंद्र को पराजित किया, नहीं भाई गलत है ये। जो समुद्रगुप्त है उसने कोसल के राजा महेंद्र को तो पराजित किया, इसके अलावा छत्तीसगढ़ क्षेत्र के एक और राजा जो कि उस समय में महाकांतर में शासन कर रहे थे, व्याघ्रराज, उसको भी पराजित किया। यहां पर केवल शब्द बोला है, तो ये आपका जो है गलत हो जाएगा। अगर खाली ये बोल देता ना कि समुद्रगुप्त ने दक्षिण कोसल अभियान में कोसल के राजा महेंद्र को पराजित किया, तो बिल्कुल सही हो जाता। लेकिन यह केवल बोल रहा है, ऐसा तो नहीं है ना भाई, केवल इसको तो पराजित नहीं किया, साथ साथ में व्याघ्रराज को भी पराजित किया, तो ये कथन गलत होगा। अगला दिया है, समुद्रगुप्त ने कोसल को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। नहीं,
ये भी गलत है। समुद्रगुप्त का जो दक्षिणापथ अभियान था उसके तहत समुद्रगुप्त ने जितने भी राजाओं को पराजित किया उनके राज्य को पुनः वापस लौटा दिया। तो कोसल के राज्य को भी राजा महेंद्र को वापस लौटा दिया गया, करद राज्य बना दिया। तो यहाँ पर कथन 1 सही है, 2 और 3 गलत है। तो यहाँ आपका क्या आंसर सही होगा? कथन 1 सही है, केवल 1 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोपाल मिश्र द्वारा रचित खूब तमाशा में प्रमुख केंद्रीय पात्र कौन है? मैंने ना इनसे संबंधित कोई क्वेश्चन किया था तो अच्छा, इनसे संबंधित नहीं, मैंने बाबू रेवाराम के विक्रम विलास के बारे में कुछ पूछा था, विक्रम विलास। तो वहां कुछ बच्चों ने बोला था कि खूब तमाशा आएगा, खूब तमाशा। तो नहीं, खूब तमाशा जो है गोपाल मिश्र की रचना है और बाबू रेवाराम की रचना विक्रम विलास है। ध्यान रखेंगे इसको। तो ये ध्यान रखना, कुछ किसी ने मतलब कमेंट किया था इसीलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं। तो गोपाल मिश्र द्वारा रचित खूब तमाशा में प्रमुख केंद्रीय पात्र कौन है भाई? तो इसमें राज सिंह और विश्वनाथ सिंह, ये दोनों इसमें केंद्रीय पात्र हैं। देखो जो खूब तमाशा है ना उसमें मतलब ये स्टोरी मिलती है, मतलब उसमें रतनपुर का इतिहास मिलता है। साथ ही साथ में जो मेन जो उसमें स्टोरी है उसमें ये है कि जो राज सिंह है ना, राज सिंह, इनके पिता थे तख्त सिंह। राज सिंह के पिता थे तख्त सिंह, मैं यहां लिख ही देता हूं, राज सिंह के पिता थे तख्त सिंह। अब देखो तख्त सिंह का कोई पुत्र नहीं था, तख्त सिंह को कोई पुत्र नहीं था। तो ऐसे में तख्त सिंह ने क्या किया, उसने अपनी पत्नी की, तख्त सिंह की जो पत्नी थी उसका इसने जो है नियोग करवाया। पत्नी का क्या करवाया? नियोग, एक ब्राह्मण बड़गैया से, और उससे जो पुत्र हुआ वो राजा का कहलाया। प्राचीन समय में ऐसा होता था, अगर कोई व्यक्ति निसंतान है, किसी कारण से उसको पुत्र नहीं हो पा रहा है, बच्चा नहीं हो पा रहा है, तो वो जो है अपनी पत्नी का किसी दूसरे के साथ घर परिवार में अपने किसी भाई, अपने किसी निकटतम संबंधी, मतलब निकटतम रिश्तेदार या फिर किसी अच्छे ब्राह्मण से उसका नियोग करवाएगा। मतलब कि अपनी पत्नी का किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनवाने की अनुमति देगा और उससे जो पुत्र होगा वो इसका होगा, जिसकी वह पत्नी होगी उसका वह बच्चा होगा। तो तख्त सिंह ने अपनी पत्नी का नियोग करवाया एक ब्राह्मण बड़गैया से और उससे इसको पुत्र हुआ राज सिंह। पुत्र कौन हुआ? राज सिंह, जो कि आगे चल करके राजा बना। अब राज सिंह का बेटा हुआ विश्वनाथ सिंह, राज सिंह का बेटा हुआ विश्वनाथ सिंह। अब जब विश्वनाथ सिंह को जब ये पता चला कि उसका जो पिता है राज सिंह, उसका जन्म नियोग प्रथा से हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये जो है मतलब बिल्कुल दिमाग हिल गया होगा कि भाई मेरा जो पिता है उसका पिता जो है तख्त सिंह नहीं है, उसका पिता कोई ब्राह्मण है। तो थोड़ा सा वो अजीब से कसम में रहा और विश्वनाथ सिंह जो है सुसाइड कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। तो ये सारा चीज जो है ना गोपाल मिश्र ने अपनी रचना खूब तमाशा में लिखा हुआ है, ध्यान रखना इस चीज को। तो ये स्टोरी है, वैसे थोड़ा सा मैंने ज्यादा ले लिया, 100 क्वेश्चन के हिसाब से ज्यादा ही डिटेल बता रहा हूं। खैर कोई बात नहीं, आप लोगों के काम ही आना है सब कुछ। अगला क्वेश्चन है, दंतेश्वरी शक्कर कारखाना किस जिले में है? दंतेश्वरी शक्कर कारखाना ये है बालोद जिले में, बालोद जिले में करका भाटा में है शक्कर कारखाना। बस्तर क्षेत्र में भी शायद एक शक्कर कारखाना हुआ करता था जो अभी बंद हो गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जाति परंपरागत गीतकार नहीं है? तो परंपरागत गीतकार भाई देवार हैं, प्रधान है, पंवारा है, इसके अलावा ना एक बसदेवा करके एक जनजाति है, वो भी जो है गीत गाते हैं, बसदेवा परंपरागत गीतकार। बाकी बैगा परंपरागत गीतकार नहीं है, तो आंसर आपका है बैगा। अगला क्वेश्चन है, मेघनाथ पर्व किस जनजाति से संबंधित है? मेघनाथ पर्व का संबंध है गोंड जनजाति से। वहीं अगर आपको पूछा जाता है मेघनाथ खंब, तो मेघनाथ खंब का संबंध है कोरकू जनजाति से। मेघनाथ पर्व गोंड जनजाति से, मेघनाथ खंब कोरकू जनजाति से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करने को बोल रहा है, कर लेते हैं भाई विचार। क्या बताना है, कौन सा सही है यही बताना है ना। तो विचारते हैं।
पहला दिया हुआ है, नागपुर के राजा रघुजी भोसले के सेनापति भास्कर पंत ने रतनपुर पर आक्रमण किया। बिल्कुल सही है। रतनपुर राज्य की सेना ने मराठों के साथ युद्ध किया नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो रघुनाथ सिंह था उसने सरेंडर कर दिया। उसके बाद रतनपुर का राजा युद्ध करते हुए मारा गया। भाई ये भी गलत है, जब सरेंडर कर दिया तो कहाँ से मारा जाएगा, युद्ध ही नहीं हुआ तो कहाँ से मारा जाएगा। तो यहाँ केवल कथन एक सही है, ये आपका जो है सही होगा। तो इस तरह की चीजें पूछे जाती हैं, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किन जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। काफी बार पूछा गया है, काफी आसान क्वेश्चन भी है काफी सारे लोगों के लिए, बच्चों के लिए। तो कर्क रेखा किन जिलों से गुजरती है, तो भाई कर्क रेखा गुजरती है, कोरिया से गुजरती है, बलरामपुर से गुजरती है, लेकिन सरगुजा से नहीं, सूरजपुर से गुजरती है। तो कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, ये रहा कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, यहां से जो है कर्क रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, किन स्थानों पर चैत्र नवरात्रि का मेला लगता है। चैत्र नवरात्रि, चैत्र मास के नवरात्रि में रामनवमी मनाया जाता है ना, रामनवमी चैत्र माह में, तो इसको भी नवरात्रि बोला जाता है। तो चैत्र नवरात्रि को कहां कहां पर मेला लगता है, तो डोंगरगढ़ में, जो राजनांदगांव जिले में है डोंगरगढ़, मां बमलेश्वरी का मंदिर, वहां पर मेला लगता है। रतनपुर, मां महामाया का मंदिर, यहां मेला लगता है। खल्लारी में खल्लारी माता का मंदिर, यहां मेला लगता है। चंद्रपुर में चंद्रहासिनी मंदिर, चंद्रहासिनी देवी का मंदिर, तो यहां भी मेला लगता है। मतलब कि चारों में चैत्र नवरात्रि के दिन मेला लगता है। तो यहां आपका आंसर हो जाएगा ये द 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे पुराना औद्योगिक विकास केंद्र कौन सा है। सबसे पुराना औद्योगिक विकास केंद्र कौन सा है भाई, तो उरला है। कहां पर है भाई उरला, तो ये रायपुर में है उरला, सबसे पुराना औद्योगिक विकास केंद्र। सिलतरा ये सबसे बड़ा है, सिलतरा सबसे बड़ा है, ध्यान रखना। सिलतरा जो है सबसे बड़ा है। सिरगिट्टी बिलासपुर में है, ध्यान रखेंगे। बोरई दुर्ग में है, ये भी पूछा जाता है। सबसे बड़ा सिलतरा रायपुर और सबसे पुराना उरला। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ के पांडु वंश के किस शासक द्वारा सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की गई थी। पांडु वंश के किस शासक ने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की, यह आपको बताना है। तो महाशिव तीवर देव ने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की। इसके अलावा जो कलचुरी वंश के शासक थे, उन्होंने भी सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की। किस कलचुरी शासक ने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय किसने धमतरी में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। तो भाई धमतरी में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसने की थी, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने। कब, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। रायपुर में इन्होंने, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने रायपुर में कब स्थापित किया था, असहयोग आंदोलन के समय। तो रायपुर और धमतरी में सत्याग्रह आश्रम स्थापित हुए थे पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, रायपुर के चंद्रखुरी स्थित माता कौशल्या मंदिर का निर्माण किन शासकों द्वारा करवाया गया था। अरे ये क्वेश्चन रिपीट हो गया ना, पीछे भी आया था। सोमवंश 8वीं शताब्दी में बना था। अगला क्वेश्चन है, बंबई में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में छत्तीसगढ़ में रायपुर में 9 अगस्त 1942 को एक विशाल जुलूस व सभा का नेतृत्व किसने किया था। तो देखो 8 अगस्त, पीछे मैंने बताया 8 अगस्त 1942 को देश के तमाम छोटे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। तो छत्तीसगढ़ के भी काफी सारे नेताओं को गिरफ्तार किया गया जो कि बंबई गए हुए थे कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेने के लिए। तो पंडित रविशंकर शुक्ल, डॉक्टर खूबचंद बघेल, महंत लक्ष्मी नारायण दास और भी तमाम काफी सारे नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में ठूंस दिया गया। तो ऐसे समय में इसके विरोध स्वरूप, क्योंकि गांधी जी ने आह्वान किया था ना, करो या मरो का नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था। तो अब जो है कहीं ना कहीं आंदोलन जो है कमजोर होने का डर था। तो लेकिन जो लोग थे ना वो खुद घरों से बाहर निकलने लगे। तो 9 अगस्त 1942 को रायपुर में एक विशाल जुलूस का आयोजन हुआ और इसका नेतृत्व किसने किया, त्रेतानाथ तिवारी ने। और फिर 10 अगस्त को छात्रों का जुलूस निकला जिसका नेतृत्व किया रणबीर सिंह शास्त्री ने। तो ध्यान रखेंगे, ये चीजें पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, तामड़ा घूमर जलप्रपात किस जिले में है। तो तामड़ा घूमर जलप्रपात भाई ये बस्तर जिले में है। तामड़ा घूमर जलप्रपात, घूमर का मतलब जलप्रपात होता है।
अगला क्वेश्चन है बसदेवा गायन का कथानक क्या है। बसदेवा ये जो है ना गीतकार जाति है। पीछे जो क्वेश्चन था ना कि कौन सी जाति गीतकार नहीं है, तो देवार हो गए, प्रधान हो गए और पंवारा हो गए, उसके बाद ये बसदेवा, ये लोग गीतकार जाति हैं। तो इनका जो गायन का जो कथानक है वो श्रवण है, जो श्रवण कुमार जिसने अपने माता पिता को कांवड़ में बिठा करके पूरे तीर्थ यात्राएं करवाई थी, क्योंकि उनके जो माता पिता थे वो बूढ़े हो गए थे और उनकी आंखें भी चली गई थी। तो उन्होंने क्या किया, कांवड़ तैयार किया और उस कांवड़ में बिठा करके पूरे देश भर में, भारत भर में जहाँ जहाँ पर भी तीर्थ स्थल थे वहाँ पर उन्होंने भ्रमण करवाया। और जो राम जी के पिता थे राजा दशरथ, उन्होंने जो है गलती से श्रवण कुमार की हत्या कर दी थी, मतलब धोखे से, गलती से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सुमेलित करने को बोल रहा है, एक तरफ दिया हुआ है जिला, दूसरे तरफ पाषाणकालीन पुरा स्थल। तो ये अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो देखते हैं भाई, सुमेलित करते हैं। पहला है दुर्ग जिला, दुर्ग जिला में कौन सा है, अर्जुनी, तो ए का हो जाएगा 3। रायगढ़, रायगढ़ में कौन है भाई, रायगढ़ में खैरपुर, तो बी का 1। राजनांदगांव में चितवा डूंगरी, काफी बार पूछा गया है, 4। रायपुर में करमागढ़, 2। तो 3 1 4 2 ये आपका उत्तर होगा, 3 1 4 2, 3 1 4 2। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ से पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करता व्यक्ति हैं, तो किन किन को पद्म भूषण प्राप्त हुआ है। सत्यदेव दुबे को मिला है, सत्यदेव दुबे को पद्मश्री प्राप्त हुआ है, इनको 2011 में मिला है। तीजन बाई, इनको 2003 में मिला है। उसके बाद हबीब तनवीर को मिला है 2002 में। बाकी जो मुकुटधर पांडे हैं इनको पद्मश्री प्राप्त हुआ है, पद्मश्री, ये पद्मश्री वाले हैं, पद्मश्री, इनको जो है पद्म भूषण नहीं मिला है। यहां से तीजन बाई को ना पद्म विभूषण मिला है, पद्म विभूषण ये भी मिला है, मतलब पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण ये तीजन बाई को मिला है, आप ये भी ध्यान में रखेंगे। तो यहां आपका आंसर हो जाएगा 2 3 4, मतलब सत्यदेव दुबे, तीजन बाई, हबीब तनवीर, इन तीनों को पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो यहां आपका आंसर हो जाएगा 2 3 4 ब। अगला क्वेश्चन सुमेलित करने को बोल रहा है, नदियां दिया हुआ है, एक तरफ ये नदी दिया हुआ है, दूसरे तरफ जिला, प्रवाहित जिला। तो पहला है तेल नदी, ये गरियाबंद जाएगा, तेल नदी जो है गरियाबंद में बहता है, तो पहला का हो जाएगा 3, इधर लिखते हैं, यहाँ पता नहीं क्या बन गया। उस बाद सोन नदी, सोन नदी जो सोन गंगा अपवाह तंत्र है वो वाला सोन नदी नहीं है। हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर भी एक सोन नदी है जो प्रवाहित होती है जांजगीर क्षेत्र में। छोटी नदी है, मतलब बहुत बड़ी नदी नहीं है, छोटी सी नदी है जो कि हसदो नदी की सहायक नदी है, तो ये हो जाएगा 1, मतलब बी का। छोटी नर्मदा मुंगेली क्षेत्र में प्रवाहित होती है। मिंगांचल नदी ये बीजापुर में प्रवाहित होती है, जो कि इंद्रावती की सहायक नदी है। तो 3 1 2 4 ये आपका उत्तर होगा, 3 1 2 4, 3 1 2 4 ये रहा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस राज्य के किस स्थान पर बांग्लादेशी शरणार्थियों को शरण दिया गया है। काफी बार पूछा गया है, पखांजूर, ये कांकेर जिले के अंतर्गत है पखांजूर, जो कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पर जो है बांग्लादेशियों को शरण दिया गया। कब शरण दिया गया, 1971 में, जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, बांग्लादेश का गठन हुआ, तो काफ़ी सारे हिंदू, बंगाली हिंदू, वो जो है भारत में शरण लेने आते हैं, तो इनको भारत के विभिन्न स्थानों में बसाया गया। तो हमारे छत्तीसगढ़ के पखांजूर में इनको स्थान दिया गया। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पत्रिका पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी द्वारा निकाला जाता था। भाई ये है सरस्वती, सरस्वती पत्रिका की ये संपादक थे। अगला क्वेश्चन सुमेलित करने को बोल रहा है, एक छत्तीसगढ़ में 1930 में हुए जंगल सत्याग्रह एवं उनके नेता। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार ये चीज पूछा गया है, तो देख लेते हैं। रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह, रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह, इसके कौन थे भाई नेता रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह के। तो यहाँ है रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह, ये आ जाएगा आपका बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, हाँ बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। उसके बाद तमोरा जंगल सत्याग्रह, ये यति यतन लाल, ये 4 ये 3। उसके बाद मोहबना जंगल सत्याग्रह, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल,
पोढ़ी जंगल सत्याग्रह रामाधर दुबे। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा 4321, 4321। हाँ ये। अगला क्वेश्चन है 1954 में किसे छत्तीसगढ़ का पोस्ट मास्टर नियुक्त किया गया? तो ये बनाया गया था स्मिथ को। यहाँ रायपुर में जो है पोस्ट ऑफिस खोला गया, तो वहां पर पहला पोस्ट मास्टर स्मिथ को नियुक्त किया गया। कैपिओला शंकराई, कैपिओला शंकराई नामक मछली की प्रजाति कहाँ पाई जाती है? कैपिओला शंकराई मछली ये कहाँ पाई जाती है भाई? तो ये जो मछली है ना, ये लंबी मूछ वाली झिंगुर, जो झिंगुर मछली होती है ना लंबी मूछ वाली, तो कुछ उस टाइप की मछली है जो कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित कुटुमसर की गुफाओं में पाई जाती है। कुटुमसर की गुफाओं में। अब जो कुटुमसर की गुफा है वो भूगर्भित गुफा है और अंदर जो है सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। इस कारण कुटुमसर गुफा की जो मछलियां हैं, वहां पर जो भी प्रजातियां पाई गई हैं वो सभी देख नहीं पाती है, मतलब उनका जो आंख है ना वहां पर किसी काम का नहीं है, तो वो एक तरह से अंधी है, उनका आंख काम नहीं करता है। अगर आप उन पर रोशनी डालोगे तो वो उनको बिल्कुल मतलब उसमें वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं, वो मतलब उसमें जीना सीख चुके हैं अंधेरे में। और प्रोफेसर शंकर तिवारी ने कुटुमसर की गुफाओं का अन्वेषण किया था, तो उन्हीं के नाम पर इस मछली का नाम रखा गया है कैपिओला शंकराई। तो ध्यान रखेंगे ये जो है कुटुमसर की गुफा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है देवपहरी झरना किस जिले में है? देवपहरी झरना, ये जो देवपहरी झरना है कोई बहुत बड़ा झरना नहीं है, कोई बहुत बड़ा वाटरफॉल नहीं है, लेकिन कभी कभी पूछता है इस तरह की चीजें भी। तो ये कोरबा जिले में है देवपहरी झरना, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है पूर्वी तटीय रेलवे जोन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के कौन से रेलवे स्टेशन सम्मिलित है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। देखिएगा, पूर्वी तटीय रेलवे जोन, इसका मुख्यालय कहां पर है? विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम। हमारे छत्तीसगढ़ में बिलासपुर रेलवे जोन है ना, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का, तो जो पूर्वी तटीय रेलवे जोन है विशाखापट्टनम वाला, इसके अंतर्गत आता है जगदलपुर। जो के रेल लाइन है ना, के रेल लाइन जो किरंदुल दंतेवाड़ा से विशाखापट्टनम जाती है, तो ये जो जगदलपुर है ये पूर्वी तटीय रेलवे जोन के अंतर्गत आती है। इसके अलावा महासमुंद जो रेलवे स्टेशन है वो भी इस पूर्वी तटीय रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। बाकी जो रायगढ़ है, धमतरी है, ये बिलासपुर के अंतर्गत आता है। तो ध्यान रखना इसको, जगदलपुर महासमुंद छत्तीसगढ़ के दो रेलवे स्टेशन ये जो है अपना पूर्वी तटीय रेलवे जोन के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है जमनिया किस नदी की सहायक नदी है? तो ये महानदी की सहायक नदी है। जमनिया नदी के तट पर चंपारण्य है, चंपारण्य जो कि महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की जन्मस्थली मानी जाती है। अच्छा, ये जो जमनिया है ना, इसको कालिंदी भी बोला जाता है। जो अपने महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के जो भक्त हैं, उनके जो अनुयायी हैं, वो इस जमनिया नदी को कालिंदी भी कहते हैं। कालिंदी यमुना नदी का एक नाम है ना। अब जो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी थे उनको एक तरह से कृष्ण का रूप माना जाता है, तो भाई कृष्ण जी जहां होंगे तो यमुना, कालिंदी, उसका जिक्र तो होगा ही होगा। तो चंपारण्य जमनिया नदी के तट पर है और जमनिया को कालिंदी यमुना भी कहा जाता है। तो आपसे कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ की किस नदी को कालिंदी कहा जाता है? तो जमनिया को। अगला क्वेश्चन है राजनांदगांव जिले के कुलझारी पहाड़ी से निकलने वाली बाघ नदी किस अपवाह तंत्र का हिस्सा है? तो बाघ नदी किस अपवाह तंत्र का हिस्सा है भाई? तो देखिएगा, ये जो है बाघ नदी गोदावरी अपवाह तंत्र का हिस्सा है। अब राजनांदगांव जिले से निकलता है तो आप महानदी टिक मत कर देना, नर्मदा टिक मत कर देना, ये गोदावरी अपवाह तंत्र का हिस्सा है। बेनगंगा जो कि मध्य भारत की एक नदी है, जो कि गोदावरी नदी की सहायक नदी है, तो ये जो बाघ नदी है बेनगंगा की सहायक नदी है और बाद में फिर गोदावरी में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ सामरिक महत्व के किस खनिज का देश में एकमात्र उत्पादक है? तो ये टीन जो कि एक सामरिक महत्व का खनिज है, हमारे छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा और सुकमा क्षेत्र में इसके भंडार हैं। अगला क्वेश्चन है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में भैंसा दरहा नामक मगरमच्छों का प्राकृतिक, ये प्राकृतिक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया,
प्राकृतिक शरण स्थल किस नदी पर स्थित है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बस्तर जिले में है, तो यहाँ पर भैंसा दरहा नामक मगरमच्छों का प्राकृतिक शरण स्थल है। यह किस नदी पर है? तो यह है कांगेर नदी पर। ध्यान रखेंगे, कांगेर नदी जो कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच प्रवाहित होती है और उसी नदी के नाम पर इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम रखा गया है। मुनगाबहार नदी में तीरथगढ़ जलप्रपात स्थित है। जाटलूर नदी नारायणपुर जिले में है और जाटलूर नदी में भी मगरमच्छों का संरक्षण किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, अचानकमार बायोस्फीयर रिजर्व किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो ये जो है 2005 में अस्तित्व में आया और ये देश का 14वें नंबर का बायोस्फीयर रिजर्व है, ये भी ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में कितने प्रकार के खनिजों का भंडारण है? तो ये आपका होगा 28। टोटल 28 प्रकार के खनिज है हमारे छत्तीसगढ़ में, जिसमें मात्र 20 प्रकार के खनिजों का उत्खनन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बॉक्साइट के भंडार है। बॉक्साइट के भंडार कहाँ पर हैं ये आपको बताना है। ये बस्तर संभाग के अंतर्गत, देखो बस्तर संभाग के काफ़ी सारे जिलों में बॉक्साइट प्राप्त होता है। तो किन जिलों में बॉक्साइट मिलता है ये आपको बताना है। तो एक तो बस्तर जिले में बॉक्साइट के भंडार हैं, कांकेर में है, कोंडागांव में है, दंतेवाड़ा में है, नारायणपुर में नहीं है। ध्यान रखेंगे, नारायणपुर में नहीं है, बाकी इन चारों जिलों में बस्तर, कांकेर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा में बॉक्साइट के भंडार प्राप्त हुए हैं। तो आंसर हो जाएगा 1 3 4 5, 1 3 4 5, ये आंसर होगा द। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ में मुख्य प्रमुखतः किस प्रकार का लौह अयस्क प्राप्त होता है? तो देखिएगा, जो लोहा है, जो लौह अयस्क है वो 4 प्रकार के होते हैं। मैग्नेटाइट सबसे अच्छा वाला मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट ये दूसरे प्रकार का होता है, उसके बाद लाइमोनाइट और साइडेराइट। तो हमारे छत्तीसगढ़ में हेमेटाइट प्रकार का लौह अयस्क प्राप्त होता है, अधिकतर हेमेटाइट। अगला क्वेश्चन है, छठ पर्व कब मनाया जाता है? तो ये वीडियो जब अपलोड होगा उसके दूसरे दिन जो है छठ पर्व मनाया जाएगा, मतलब कि 10 नवंबर को। 10 नवंबर को जो है इस वर्ष छठ पर्व मनाया जाएगा और ये वीडियो अपलोड होगा 9 नवंबर को। तो भाई 10 नवंबर को कौन सी तिथि है आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा। तो ये होगा कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी। कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी को जो है ये छठ पर्व मनाया जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अब जो है छठ पर्व पर अवकाश भी दिया जा रहा है। ये जो छठ पर्व है प्रमुखतः बिहार के जो लोग हैं उनके द्वारा मनाया जाता है, जो हमारे बिहारी भाई बंधु हैं उनके द्वारा ये पर्व मनाया जाता है। उनका काफ़ी मतलब लोकप्रिय पर्व है छठ। और हमारे छत्तीसगढ़ में जो बिहार के लोग हैं वो काफ़ी रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, तो उनके सुविधा को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा छठ पर्व पर भी अवकाश, राजकीय अवकाश घोषित किया गया है। तो ये चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, आरंग ताम्रपत्र किस शासक द्वारा जारी किया गया था? तो आरंग ताम्रपत्र भीमसेन द्वितीय के द्वारा जारी किया गया था। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, जो कि राजर्षि तुल्यकुल्य वंश के विषय में जानकारी का एकमात्र स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, नल वंश के प्राप्त अभिलेखों के आधार पर नल वंश का शक्तिशाली शासक कौन था? तो नल वंश के काफी सारे अभिलेख मिले हैं, तो उनके आधार पर सबसे शक्तिशाली शासक माना गया है स्कंद वर्मन को। ध्यान रखेंगे, स्कंद वर्मन सबसे ज्यादा शक्तिशाली था नल वंश के प्राप्त अभिलेखों के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, पांडु वंश के अधिकांश शासक किसके उपासक थे? तो विष्णु के उपासक थे, लेकिन जो महाशिवगुप्त बालार्जुन थे वो शिव के उपासक थे। तो सभी विष्णु को मानते थे, बालार्जुन शिव को। अगला क्वेश्चन जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा, भोगवतीपुरी किस राजवंश की राजधानी थी? तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, भोगवतीपुरी किस राजवंश की राजधानी थी ये आपको बताना है। वैसे वर्तमान समय में भोगवतीपुरी किस स्थान पर है ये काफी विवादित है, मतलब किस क्षेत्र को भोगवतीपुर कहा गया है, तो ये अभी तक जो है पता नहीं चल पाया है। तो ये छिंदक नागवंशीय शासकों की राजधानी हुआ करती थी, भोगवतीपुर। तो भाई इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो जरूर बताइएगा, ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। और शुरू के कुछ क्वेश्चंस में मैंने जो कूट था वो नहीं दिया था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। आगे से मैं कोशिश करूँगा अच्छे से चेक करूँ
तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा एक बार। तो वीडियो को आप जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।